नमस्कार एवरीवन। हे, आई होप आप सब ठीक हैं, राइट। नेक्स्ट, इससे जो पहले वीडियो थी हमने उसमें किया था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन, राइट। कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन में जस्ट बेसिक चीजें हमने की थी कि वो क्यों जरूरी है ताकि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन से, सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। और ये दोनों चीजें, ये जो डिवीजन था ये किस चीज पर बेस्ड था कि गैमेट्स यूज होते हैं या नहीं, और सेकंड था कि वन पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है या टू पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो आज हम करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल और अ पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? दीज आर चिल्ड्रन, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, बच्चों को, ठीक है। सो इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल पेरेंट जो है वो केपेबल होता है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के, एंड एज अ रिजल्ट the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copies of their parent, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से बनता है, ठीक है, और जितने भी ऑफस्प्रिंग इस तरीके से बनते हैं वो सभी ईच अदर के क्लोन होते हैं, ठीक है। वो आपस में तो जो है, आपस में तो एग्जैक्ट कॉपीज होते ही हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट की भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है। आर दीज ऑफस्प्रिंग आर लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? वेल, ये जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब एनी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। इस तरीके से जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो है सिमिलर होती है एक दूसरे से भी और अपने पेरेंट से भी, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, ठीक है। सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग इन यीस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ये आपको दिखाया हुआ है यीस्ट की बडिंग, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये आपका पेरेंट यीस्ट है, इसमें ये बड ग्रो करती है। बड क्या होता है? बड होती है बहुत छोटी सी आउटग्रोथ, ठीक है। ये बड बनेगी, ये बड डेवलप होगी, और एक दिन ग्रो होने के बाद ये बड यहाँ से डिटैच हो जाएगी, ठीक है। इट्स सिंपली लाइक कि यहाँ से बस ग्रो होनी शुरू हुई, ग्रो हुई और बस वो वहां से डिटैच हो गई। इसमें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ी, कोई स्पेशल मेथड नहीं है, सिंपली ग्रो हुआ और वहां से रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है? ये है आपका पेरेंट अमीबा, ये ग्रो करेगा, ये फर्स्ट स्टेप इसकी होती है, ठीक है। ये आपका ग्रोथ हो गई, ये होता है आपका कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस, कार्यो का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है अलग होना। तो ये स्टेप हो गया आपका कार्योकाइनेसिस, ये न्यूक्लियस यहां से अलग हो गया। उसके बाद ये स्टेप है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये हो गया आपका, ये स्पेलिंग गलत हो गई, ये होता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का अलग होना, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का अलग होना। और यहां से ये आपकी दो डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे ब्रदर सेल सन सेल्स का कोई लॉजिक नहीं होता। यहाँ पे आपकी मदर सेल होती है, ये अमीबा का पेरेंट सेल यानी मदर सेल है, और यहाँ पे मदर से डॉटर्स बनती हैं। बायो में आपको कहीं भी फादर सेल या सन सेल नहीं मिलेगा, मदर सेल होता है, डॉटर सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के ये जो आपका अमीबा का पेरेंट है, इससे यहाँ पे आपके दो डॉटर सेल्स बन गई। अब हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था, राइट। क्या क्वेश्चन था कि क्या जो ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या ये इमोर्टल होते हैं या फिर ये मोर्टल होते हैं, ठीक है। इनको इमोर्टल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल, जो पेरेंट सेल है अमीबा का, वो सिंपली ग्रो हुआ और ग्रो होके दो में डिवाइड हो गया।
अब ये पेरेंट सेल जब बनेंगे, ये जब ग्रो करेंगे, तो ये भी सिंपल ग्रो करेंगे और सिंपली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी बीच में नहीं आया, तो इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल वो है जो इनके पेरेंट के अंदर है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ये इमोर्टल होते हैं। ठीक है, और ये अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, ये क्लोन होते हैं। Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. हम देखते हैं कि जो asexual reproduction है वो कितना widespread है और कितना different है। Asexual reproduction is common among the single-celled organism. जो asexual reproduction है वो single-celled organism के बीच बहुत common है, and in plants and animals with relatively simple organization. ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो बहुत रिलेटिवली सिंपल, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वही ऑर्गेनिज्म जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हर किंगडम मोनेरा है, द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस एंड इनटू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो आपका किंगडम मोनेरा है और जो कि किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके मेंबर्स माइटोसिस से डिवाइड करते हैं ताकि वो दो नए इंडिविजुअल्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सके। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दी हुई है सेल डिवीजन, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल डिवीजन है वही इनका जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, हमारे अंदर जो सेल डिवीजन है वो मोड ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, सेल डिवीजन से हमारे अंदर ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन इन सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन ही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और वो इनकी ग्रोथ भी करवाता है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के जू स्पोर्स दिए हुए हैं। जू स्पोर्स भी सिंपली स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशन आने पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की कोनिडिया दी हुई है और इन्हीं कोनिडिया पर ऊपर जो है ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी जो कि आपकी फेवरेबल कंडीशन आने पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बर्ड्स इन हाइड्रा। ये हाइड्रा होता है टेंटिकल्स वाला, और इसकी बॉडी में ये बर्ड बनती है और ये बर्ड फिर ग्रो करती है। ठीक है, ग्रो करने के बाद ये हाइड्रा की बॉडी से डिटैच हो जाती है और ये एज एन अडल्ट इंडिविजुअल अपना लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अपनी लाइफ को जीती है। उसके बाद लास्ट दिया हुआ है गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। ठीक है, गैम्यूल्स बनते हैं स्पॉन्ज के अंदर जो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर है। ठीक है, ये जरा यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, कभी कभी नीट में पूछ लेते हैं कि क्लेमाइडोमोनास का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है जूस्पोर्स। जो आपका पेनिसिलियम है उसमें बनती है कोनिडिया, जो हाइड्रा है उसमें बनते हैं बर्ड्स, और स्पॉन्जिस में बनते हैं आपके गैम्यूल्स। तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, यहाँ तक सभी का आई होप क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं अलग अलग टाइप ऑफ आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन से ग्रो करते हैं। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? अमीबा का भी हमने देखा था ना पीछे, ये अमीबा है, ये थोड़ा ग्रो किया। ठीक है, उसके बाद इसके जो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाएगा।
ये आपका सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है। और इसके बाद यहाँ पे क्लीवेज बनेगी, ठीक है। और इस क्लीवेज के बाद जो है ये जो आपका अमीबा है ये भी दो हिस्सों में, जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये ग्रोथ है, ये आपका न्यूक्लियस ग्रो हुआ, फिर न्यूक्लियस टूट गया, यहाँ पे कायरोकाइनेसिस हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी साइटोकाइनेसिस हुई, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट। एग्जांपल आपका अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent, which eventually gets separated and mature into new yeast organism, that is the cell. ठीक है, इस लाइन को दोबारा समझो। यीस्ट में क्या होता है, जो डिवीजन है वो अनइक्वल होती है, ठीक है। और एक बहुत स्मॉल बड जो है वो पेरेंट बॉडी पर बनता है, वहां पर रहता है, वहां पर बड़ा होता है, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो उस पेरेंट बॉडी को छोड़कर और अपना एज एन अडल्ट लाइफ जीने चला जाता है, ठीक है। मान लो ये आपका हाइड्रा है, ठीक है। इस पर ये आपकी जो है छोटी सी बर्ड बननी शुरू हुई, ठीक है। फिर ये बर्ड जो है हाइड्रा एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये जो बर्ड है ये और ग्रो होनी शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रा फिर भी इतना ही रहेगा, ठीक है। और ये बर्ड जो है वो ग्रो होकर एज एन अलग इंडिविजुअल फिर यहाँ से टूट जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या बच गया, फिर आपका ये हाइड्रा बच गया एज इट इज, ठीक है। और ये आपकी अलग नया ग्रो होता हुआ हाइड्रा बच जाएगा। बहुत बुरी ड्राइंग है मेरी, पर आई होप ये चीजें समझ आ गई हो आपको किस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो, ठीक है। तो जो हाइड्रा है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। और एक स्मॉल बर्ड रिप्रेजेंट होती है। बर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, बर्ड को हम लिख सकते हैं स्मॉल आउटग्रोथ, आउटग्रो, ठीक है। एक बहुत स्मॉल आउटग्रो होता है जो इनिशियली तो पेरेंट सेल पर अटैच रहता है, लेकिन इवेंचुअली वो वहां से सेपरेट हो जाता है और मैच्योर होकर एक नया यीस्ट का ऑर्गेनिज्म बना लेता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, फेवरेबल कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा हो गया या टेम्परेचर कम हो गया या फूड नहीं मिला, इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layer hard cover or cyst around itself, ठीक है। बहुत सिंपल समझने वाली चीज है। मान लो ये मेरा जो है वो, ये मेरा अमीबा है, ठीक है, जो बहुत बुरा है दिखने में। लेकिन अमीबा की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अमीबा को किसी भी शेप का, साइज का बना सकते हो। अमीबा कभी बुरा नहीं मानता, ठीक है, अमीबा जज नहीं करता आपको कभी भी। तो ये मेरा अमीबा है, ठीक है। और जैसे ही ठंड पड़ी, जैसे ही ठंड बढ़ी, अनफेवरेबल कंडीशंस आई, तो ये अपने पैर निकालेगा ऐसे एक सूडोपोडिया जैसे, ठीक है। ये सूडोपोडिया को निकालेगा और अपने ऊपर एक 3 लेयर की कोटिंग बना लेगा। ऐसे ऐसे करके 3 लेयर्स की कोटिंग ये अपने ऊपर बना लेता है, ताकि ये उस अनफेवरेबल कंडीशन को इजीली पास कर जाए, ठीक है। तो यूं ये अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेगा। एज अ रिजल्ट ये अनफेवरेबल कंडीशन को इजीली पास ऑन कर जाता है, ठीक है। अब सिस्ट क्या होता है, हमने अभी भी क्या देखा, अभी भी हमने देखा कि ये ऐसी 3 लेयर की बाउंड्री बनी हमारे अमीबा के ऊपर, ठीक है। ये हमारा, हम यहाँ लिख देते हैं अमीबा, ड्रॉ करने की बजाय AMOEBA, ये हमारा अमीबा। ये अमीबा के ऊपर 3 लेयर की जो है कोटिंग, इस कोटिंग को हम बोलते हैं सिस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन, ठीक है। एनसिस्टेशन हम इसको बोलते हैं, किस चीज को, जब अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपने सूडोपोडिया की हेल्प से एक 3 लेयर की हार्ड कवरिंग और सिस्ट अपने अराउंड बना लेता है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका एनसिस्टेशन, ठीक है। When favorable conditions return, जब favorable conditions आ जाती हैं, the encysted amoeba divides
by multiple fission and produce many minute amoeba और pseudopodospores। ठीक है, बायो में वर्ड्स को तोड़ तोड़ के समझा करो। pseudopodospores, दोबारा समझो इस चीज को। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो अमीबा है, वो जो एंसिस्टेड अमीबा है, ये वाला अमीबा जो है हमारा, ये मल्टीपल फ्यूजन से डिवाइड करता है। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? ये अमीबा था, ठीक है, ये ग्रो हुआ, इसने 2 अमीबा बनाने थे, लेकिन ये 2 अमीबा बनाने की बजाय अभी क्या करेगा, ये बाहर की लेयर एज इट इज रखेगा, अंदर बहुत सारे अमीबा ऐसे बना लेगा। ठीक है, बहुत सारे अमीबा बना लिए इसने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करके बहुत सारे अमीबा बना लिए। ठीक है, ये पूरा सिस्ट को अपने को भर देगा। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इसी ने तो बढ़ा रखी है। ठीक है, ये यूं भर देगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये डिवाइड हो चुके होंगे, फिर यहाँ से ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद ये सारे 1 बाय 1 बाहर चले जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं छोटे छोटे अमीबा को हम बोलते हैं pseudopodiospores, right? The cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae। अब हम इनका नाम बदल देते हैं, अब इनको बोलते हैं अमीबे। जो बड़ा होता है वो अमीबा, जो छोटे हो गए वो अमीबे। दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्पोरुलेशन, क्योंकि ये छोटे छोटे अमीबे स्पोर्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। आई होप यहां तक आप सभी को ये पूरा पैराग्राफ बड़ा सा जो मैंने कलरफुल कर दिया है वो आपको समझ आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पे आपके दिए हुए हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स। ये आपके अलग अलग प्लांट्स के जो हैं, अलग अलग प्लांट्स में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने अमीबा का देखा, और ये है आपके प्लांट्स में, ट्रीज में क्या क्या मिलते हैं। ट्रीज में नहीं मिलते, ट्रीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ छोटे छोटे प्लांट्स में होती है। नाउ पोटैटो, पोटैटो के अंदर होती हैं ये आईज। ठीक है, देखा भी होगा अपने आपके घर में सफेद सफेद हो जाते हैं ना पोटैटो पे, उसको हम बोलते हैं आईज। ठीक है, आईज ऑफ पोटैटो। राइजोम, ये बनता है जिंजर में। जिंजर यानी अदरक, जिसकी चाय सर्दियों में मिलती है। ठीक है, तो अदरक वाली चाय में जो अदरक होती है उसका बनता है राइजोम। इसको आप अगर ग्रो कर दोगे तो आपकी नई अदरक बन जाएगी। ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। फिर है आपका अगेव, अगेव में बनता है बल्बिल। ये आपका अगेव है और ये आपका लंबा सा बल्बिल है। ठीक है, फोर्थ जो आपको दिख रहा है वो है ब्रायोफाइलम की लीफ बर्ड्स। ठीक है, इसकी लीफ को अगर आप ग्रो कर दो तो आपका नया ब्रायोफाइलम का पौधा उग जाएगा। तो ये आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इसका। ठीक है, क्या है? लीफ बर्ड्स। और लास्ट है वाटर हाइसेंथ में ऑफसेट्स बनते हैं। ये आपका बहुत खूबसूरत वाटर हाइसेंथ का पौधा होता है, लेकिन वाटर हाइसेंथ के पौधे की एक बहुत बड़ी कमी होती है। ये जहां ग्रो करना शुरू करता है, ये वहां का पूरा वाटर बॉडी पे सरफेस पर कवर कर लेता है। ठीक है, अब क्योंकि आपके वाटर की सरफेस जो है वो प्लांट ने कवर कर ली, तो सारे वाटर का जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो भी आपका प्लांट चूस लेगा। ठीक है, और जो कंज्यूम कर लेगा, और जो बाहर से ऑक्सीजन मिल सकती है वो भी ये कंज्यूम कर लेगा। तो अंदर की फिशेस जो हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसकी ये दुख है, एक बहुत बड़ा दुख है वाटर हाइसेंथ का। ठीक है, इसमें ये ऑफसेट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यही ऑफसेट को आप ग्रो कराते हो ताकि आपके पास नया वाटर हाइसेंथ आए, लेकिन हम इनको ग्रो नहीं कराते, ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अब जो चीज हमने पीछे पढ़ी देखी, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखी हुई भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, members of the kingdom fungi and some simple plants such as algae। ठीक है, फंगस में और एल्गे में reproduce through spatial asexual reproductive structures। इनके अंदर बहुत सिंपल asexual reproductive structures होते हैं। the most common of these are zoospores। ठीक है, that are usually microscopic motile structures। इनका काम होता है बूम उड़ जाना और उसके बाद नई जगह पर लैंड कर कर उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा देना।
अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है कोनिडिया, जो हमने देखी थे पेनिसिलियम के अंदर, जो कि एक फंगस है, बर्ड्स हाइड्रा में, और गेम्यूल्स आपके स्पॉन्जिस में। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th में आपके बहुत सारा टॉपिक था पूरा। ठीक है, what do you think is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? क्या आपको लगता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? Why do you say so? आप ऐसा क्यों कहेंगे? Is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? क्या आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाले नई जनरेशन को ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं? तो इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं, मन करे तो, अगर कुछ पढ़ा हो तो। ये टोंट सारे टीचर्स मारते हैं, पढ़ लिया करो। ठीक है, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously। ठीक है, unambiguously का मतलब है कि आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, in plants the term vegetative reproduction is frequently used। ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनमें टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज होता है, और जो आपके एनिमल्स हैं उनमें टर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज होता है। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb are all capable of giving rise to new offspring। ठीक है, और इन्हीं छोटे छोटे इन पार्ट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? रनर है जो ग्रासेस में बनती है, राइजोम बनते हैं आपके जिंजर में, ठीक है, सकर होते हैं, ट्यूबर बनते हैं आपके पोटैटो में, ऑफसेट बनते हैं आपके वाटर हाइसेंट में, बल्ब बनते हैं आपके आई थिंक अनियन में बनती हैं बल्ब, अनियन और उसमें गार्लिक में, उनमें बल्ब बनते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। ठीक है, रंग बिरंगी स्लाइड हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे अलग अलग आपको नाम दिए जाएंगे जो आपको समझने हैं। ठीक है, क्या क्या? ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व द पेरेंट्स, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के बनने में ये जो आपके जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बने हैं इनमें कोई भी दो पेरेंट यूज नहीं होते। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इज असेक्सुअल, इसलिए ये प्रोसेस आपकी असेक्सुअल है। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी अगर आप पूरी बॉडी को, मान लो ये बॉडी है किसी बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म की, और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये अपना पूरा एक नया बॉडी बना लेगी। ये पार्ट, जो पार्ट आपका ए बी सी है, ये बी पार्ट अपनी पूरी नई बॉडी बना लेगी, जो सी पार्ट है वो अपनी पूरी नई बॉडी बना लेगी। ठीक है, तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अपने ये केपेबल होते हैं नया ऑफस्प्रिंग बनाने के। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। अब देखो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्कोर्स ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, आपने टेरर ऑफ बंगाल का नाम सुना हो अगर, क्योंकि मैंने मेरे 12th तक नहीं सुना था, आई होप आपने सुन लिया हो। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल जो है ये हम बोलते हैं किसको? वाटर हाइसेंथ को। ये कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये वाटर एक्वेटिक प्लांट है, वाटर हाइसेंथ। ठीक है, which is one of the most invasive weed found growing wherever there is a standing water। standing water को हम stagnant water भी sort of कह सकते हैं, जो पानी खड़ा रहता है। ठीक है, standing water में weed क्या होती है? weed होती है आपकी unwanted plants। ठीक है, तो ये जो आपके unwanted plant है उन्हीं में आपका बहुत पॉपुलर प्लांट है वाटर हाइसेंथ। ठीक है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये वाटर की जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेता है, तो वाटर को बिना ऑक्सीजन का छोड़ता है, विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज। अब जो फिशेज हैं वो गिल्स के थ्रू जब वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो वो वाटर में पड़ा हुआ डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं। ठीक है,
अब क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं वाटर में, तो फिशेस मरनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 13 एंड 14। इसमें चैप्टर्स में हम देखेंगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and the shape of leaves। अगर आप वाटर हाइसेंथ की फोटो गूगल कर रहे हो अभी तो प्लीज कर लो, ठीक है। उसमें आपको नजर आएगा कि इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। और इसके लीव्स की जो शेप थी उसकी वजह से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ कि आज तक ये वापस गया ही नहीं। ही सिंस इट कैन प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, फिनोमिनल रेट का मतलब है बहुत तेजी से। इतनी तेजी से तो मोहल्ले में आंटियों की चुगली नहीं फैलती जितनी जल्दी आपका वाटर हाइसेंट फैलता है। एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जहां ये ग्रो करना शुरू हो गया वहां ये पूरी वाटर बॉडी को जो है पूरी वाटर बॉडी के सरफेस को कवर कर देगा। तो बहुत मुश्किल होता है इस प्लांट से जो है रिड पाना, मिलता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger and dahlia are cultivated? आप में से कोई अगर फील्ड में खेतों में गया हो तो उसे पता चलेगा कि पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, जिंजर या दालिया कैसे हम इनको कल्टीवेट करते हैं। Have you ever seen small plants emerging from the buds called eye of the potato tuber? अगर आप लोगों ने कभी छोटे छोटे पोटैटोज देखे हो तो पोटैटोज पर जो आई का स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने बताया ना अभी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, वहां से आपका नया पोटैटो ग्रो करता है। या फिर बनाना के राइजोम से या जिंजर के राइजोम से। जितनी भी एनसीईआरटी में लिखी हुई बातें हैं ना जो हाईलाइट होती हैं, जैसे राइजोम ऑफ बनाना, नीट में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बनाना का वेजिटेटिव पार्ट क्या है, तो वो होता है राइजोम, ठीक है। पोटैटो में ट्यूबर होते हैं जिनको जो बर्ड्स होती है उनको हम आई कहते हैं, ये वाला पॉइंट। और जिंजर में क्या होता है, जिंजर में भी आपका राइजोम होता है। तो इनको ध्यान रखना। when you carefully when you carefully try to determine the site of the origin of the new plantlets in the plant listed above, you will notice that they are invariably arise from the nodes। नोड्स का क्या मतलब होता है भैया? नोड्स होती हैं गांठ, ठीक है। नोड्स का टेक्निकल जो ये मतलब होता है उसको हम बोलते हैं गांठ, ठीक है। तो आप ये समझेंगे कि जहां से भी ये जो प्लांट्स हैं, जो पोटैटो है, जो राइजोम है बनाना का या जिंजर का, वो नोड्स पर से ग्रो करता है, ठीक है। नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन द नोड्स कम इन कांटेक्ट विद द डैम्प सॉइल और वाटर। डैम्प सॉइल जो है या फिर वाटर के कांटेक्ट में ये नोड्स जब आती हैं, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स, ठीक है। यहाँ से रूट्स बनती हैं फिर ये न्यू प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। सिमिलरली एडवेंटेशियस रूट्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। अभी हमने देखा था कि ब्रायोफाइलम की जो ग्रोथ है वो कहाँ से होती है, उसकी लीफ से। उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है वो उसकी लीफ है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। This ability is fully exploited by the gardeners and farmers for the commercial propagation of such plants, ठीक है। जो आपका ये असेक्सुअल मेथड है, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एबिलिटी होती है इनकी। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization, ठीक है। जिन organisms में comparatively simple organization होता है, उन plants में, उन organisms में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको इजीली मिलता है। जैसे कौन कौन, एल्गा है या फंगस है, इनके अंदर, ठीक है। दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। इनमें बहुत सिंपल होता है। जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एडवर्स कंडीशन, ठीक है। that they shift to the sexual method of reproduction just before the onset of the adverse condition। तो normally in the normal conditions, favorable conditions में एल्गा और जो फंगस है ये दोनों असेक्सुअल मोड देती हैं, लेकिन जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो ये सेक्सुअल मोड पर शिफ्ट हो जाते हैं।
फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। आपको ये पता लगाना है कि अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करते हैं, एंड व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस। ऐसी यू नो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बेटर रहता है। असेक्सुअल और द वेजिटेटिव as well as the sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants। ठीक है, जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन मिलती है। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके एनिमल्स हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलती है। राइट, आई होप ये पैराग्राफ भी आप लोगों को क्लियर हो, जो ग्रीन कलर का है। नाइस, ठीक है। सो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया टॉपिक, और यहाँ पे आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक कर देना, मर्जी है, ठीक है। जो फ्रेंड्स हो जिनको टॉपिक समझना हो उनके साथ शेयर कर देना, और ये भी कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए।